मैं नम्रता। और मैं निशांत एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम साउथ इंडिया का एक और खूबसूरत डेस्टिनेशन कवर करने वाले हैं। अनेक हिंदुओं की अटूट आस्था को समर्पित ये स्थान रामायण का संस्मरण कराता है। 4 धामों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक। शंख के आकार का एक छोटा सा द्वीप जो तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है, जिसे हम सब रामेश्वरम के नाम से जानते हैं। Rameshwaram is well connected to all major cities of India. You can easily reach Rameshwaram by road, railways as well as airways. Madurai is the nearest airport and the distance is about 170 kilometers. From there, you can opt bus or taxi to reach Rameshwaram. Roads are well maintained with scenic beauty around. It took us almost 10 to 11 hours to reach Rameshwaram from Bangalore. If you come here by train, you can enjoy the best view around from Pamban Railway Bridge, which is India's longest sea bridge. कई वर्षों पूर्व रामेश्वरम भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था। समुद्र की लहरों और यहाँ उठने वाले तूफानों ने इसे जोड़ के रखने वाली कड़ी को तोड़ दिया और उसी वजह से चारों ओर से समुद्र के पानी से घिर के इसने एक द्वीप का आकार ले लिया। रत्नाकर कही जाने वाली बंगाल की खाड़ी यहीं पे हिंद महासागर से मिलती है। जो ब्रिज आप देख रहे हैं इसे पंबन ब्रिज कहा जाता है। 2010 में बांद्रावली सी लिंक के बनने के पहले यही भारत का सबसे बड़ा सी लिंक हुआ करता था और इसका निर्माण 1911 से 1914 के बीच एक जर्मन इंजीनियर ने किया था। और ये ब्रिज, जिसे कि रामेश्वरम पंबन ब्रिज कहा जाता है, तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा है और इसी ब्रिज की मदद से तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में एक रेलवे लिंक भी बनाया गया था, जो बाद में कुछ साइक्लोन्स आने की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। There are several places to stay in Rameshwaram which comes under your budget. We decided to stay in Hotel Taika. The rooms are clean and comfortable with a pure veg restaurant where you can get delicious North Indian as well as South Indian food. Staff is very friendly and helpful. You can get the other details of Hotel Taika in my description box. Ramnatha Swami Temple is nearly 2 km from the hotel. On our request, hotel staff arranged the taxi to visit all the places in Rameshwaram. भगवान शिव को समर्पित ये स्थान भारतीय निर्माण कला और शिल्पकला का एक अत्यधिक सुंदर उदाहरण है। महर्षि कंबन द्वारा रचित रामायण में वर्णन है कि जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में रामेश्वरम पहुंचे, वहीं क्षत्रिय धर्म व इक्ष्वाकु वंश की परंपरा के अनुसार अपने आराध्य की पूजा करने का निश्चय किया। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने स्वयं यहाँ शिवलिंग की स्थापना की है। इस स्थान को अग्नि तीर्थम कहा जाता है और मान्यता है कि यहाँ स्नान करने के बाद ही मंदिर में दर्शन करना चाहिए। उत्तर भारत में जो काशी की मान्यता है, वही मान्यता है दक्षिण में रामेश्वरम की। लगभग 6 हेक्टेयर में फैला हुआ ये मंदिर, जिसमें 2 मुख्य गोपुरम है, पूर्वी गोपुरम और पश्चिमी गोपुरम। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा विश्व प्रसिद्ध है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये कॉरिडोर विश्व का सबसे लंबा कॉरिडोर है। मंदिर के अंदर मीठे पानी के 22 कुंड हैं और ऐसा माना जाता है कि इन कुंडों के पानी से स्नान करने से शरीर को रोगों से मुक्ति मिलती है।
और इन्हें तीर्थम के नाम से जाना जाता है, जिसमें शिव, महालक्ष्मी, गायत्री, शंकु, सरस्वती, सेतु माधव इत्यादि हैं। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं रामेश्वरम की एक और मुख्य स्थान पे। धनुषकोडी। कहा जाता है कि जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले जा रहा था, गिद्धराज जटायु ने उन्हें वहीं रोकने की कोशिश की और वे घायल हो गए। माता सीता की खोज में व्याकुल श्री राम वन वन भटकते रहे और वहीं उनकी मुलाकात गिद्धराज जटायु से भी हुई। जटायु ने ही प्रभु श्री राम को बताया कि सीता माता का हरण रावण ने किया है और वो सीता माता को दक्षिण की ओर ले गया है। दक्षिण में ही लंकापति रावण की नगरी है। और तभी प्रभु श्री राम अपने सेनापति हनुमान और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ दक्षिण की ओर अग्रसर हो गए। भारत के अंतिम छोर पे पहुंच के उन्होंने ये जाना कि लंका पहुंचने के लिए रामेश्वरम का तट ही सबसे निकटतम है, परंतु रास्ते में अथाह समुद्र है जिसे पार कर पाना अत्यंत कठिन। वहीं प्रभु श्री राम समुद्र देवता से रास्ता देने की प्रार्थना करने लगे। पहले तो समुद्र देवता ने उनके आह्वान को स्वीकार नहीं किया। वहीं क्रोधित हुए श्री राम ने समुद्र देवता को सुखा देने के लिए अपने धनुष को कस लिया। तभी समुद्र देवता प्रकट हुए। वहीं समुद्र देवता ने प्रभु श्री राम को बताया कि विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील आपकी समुद्र पार करने में सहायता कर सकते हैं। नल और नील वानर प्रजाति के होने के कारण बहुत ही चंचल थे और तपस्या करते ऋषि मुनियों का सामान पानी में फेंक दिया करते थे। वहीं क्रोधित हुए ऋषि मुनियों ने उन्हें श्राप दे दिया था कि जिस भी सामान को वो पानी में फेंकेंगे वो कभी नहीं डूबेगा, और यही श्राप वरदान बन गया। और यही वानर सेना की मदद से समुद्र के ऊपर राम सेतु का निर्माण कराया गया। पहले धनुषकोडी एक गांव हुआ करता था। रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में रेलवे लाइन भी हुआ करती थी, पर 1964 में आए एक चक्रवाती तूफान ने धनुषकोडी को पूरा तबाह कर दिया और अब यहाँ पे सिर्फ टूटे हुए रेलवे ट्रैक, रेलवे स्टेशन और चर्च देखने को मिलते हैं और अब धनुषकोडी को घोस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम में और भी कई महत्वपूर्ण स्थान हैं जहाँ हम आपको लेके चलेंगे। इस स्थान को कोथंडा रामस्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। 1964 में आए चक्रवाती तूफान में बचने वाला यही एकमात्र स्थान है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर वही स्थान है जहां रावण के छोटे भाई विभीषण ने भगवान राम से शरण मांगी थी और रावण के वध के बाद भगवान श्री राम ने इसी स्थान पे विभीषण का लंका के राजा के रूप में राज्यारोहण किया था। और यदि आप समुद्र के बीच में जो भूमि देख पा रहे हैं वही राम सेतु के बचे हुए अवशेष हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान नासा ने सैटेलाइट की मदद से 1993 में राम सेतु के तकरीबन 48 किलोमीटर लंबे उभरे भूभागों को कैप्चर करके पब्लिश किया था। और वैसे ही 1966 में जैमिनी 11 से भी राम सेतु के फोटोग्राफ्स को कैप्चर किया गया। बहुत सारे वैज्ञानिकों के खोज का विषय रहा है राम सेतु। भारत और श्रीलंका के बीच में करीबन 50 किलोमीटर लंबी एक चट्टानों की रेखा बनी हुई है और यह चट्टानें तकरीबन 7000 साल पुरानी हैं, जबकि जिस बालू पे ये चट्टानें रखी गई हैं वह सिर्फ 4000 साल पुरानी। नासा द्वारा ली गई सैटेलाइट इमेजेस और अन्य प्रमाणों के आधार पर कहा जाता है कि यह चट्टानों और बालू की उम्र में अंतर है और इसीलिए माना जाता है कि ये पुल मानव निर्मित है। There are several places to visit in Rameshwaram with historical significance. Some of them are
Lakshman Kund, Ram Kund, Panchmukhi Hanuman Temple, where you can see the floating stone of Setu. Other than this, you can visit the house of Dr. APJ Abdul Kalam, who served as the 11th President of India. He is also known as Missile Man of India. Now it's time to say bye to you all. Hope you enjoyed the video. We will see you in our next video. Thanks for watching.